कुछ हजार साल पहले शुरुआती सभ्यताओं के लोग उन औजारों से काम करते थे जो आधुनिक मानकों के हिसाब से बहुत साधारण थे। पत्थर के छोटे हथौड़े, तांबे की बुनियादी छेनियां, लकड़ी के हथौड़े, मिट्टी के सांचे और आग के गड्ढे जो धातु को गर्म तो कर सकते थे लेकिन उन पर किसी वास्तविक सटीकता के साथ नियंत्रण नहीं रख सकते थे। और वे औजार आमतौर पर रोजमर्रा की चीजें जैसे चाकू, कटोरे, गहने और साधारण मूर्तियां बनाने के लिए पर्याप्त थे। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि उन्हीं प्राचीन परिदृश्यों के बीच ऐसी वस्तुएं मिली हैं जो इन साधारण औजारों की सीमाओं से बिल्कुल मेल नहीं खाती। ये चीजें इतनी साफ, इतनी विस्तृत और इतनी असामान्य हैं कि वे चुपचाप इतिहास की अपेक्षित समय रेखा को बीच से तोड़ देती हैं और हमें इस पर दोबारा गौर करने के लिए मजबूर करती हैं कि उन शुरुआती संस्कृतियों के पास वास्तव में कैसा ज्ञान रहा होगा। तैयार हो जाइए उन 5 कलाकृतियों के बारे में जानने के लिए जो प्राचीन क्षमताओं के बारे में हमारी हर धारणा को चुनौती देती है और विशेषज्ञों को पूरी तरह उलझन में डाल देती है। नंबर 1, लुरिस्तान के कांस्य, ईरान। लुरिस्तान के कांस्य सबसे पहले सामने आते हैं क्योंकि उनका धातु का काम उस समय के हिसाब से बहुत अधिक उन्नत लगता है, जिसकी उम्मीद 1000 ईसा पूर्व के आसपास के एक छोटे पहाड़ी समाज से की जाती है। इनमें लंबी बहती हुई रेखाएं, सावधानी से संतुलित आकृतियां और जटिल पैटर्न हैं जो एक ऐसी कार्यशाला के लगते हैं जहां तकनीकें उस काल के साधारण औजारों से कहीं आगे थीं। हम वर्तमान ईरान के पश्चिमी हिस्से के एक सुदूर पहाड़ी क्षेत्र की बात कर रहे हैं जिसके बारे में माना जाता था कि वहां केवल चरवाहे और किसान रहते थे जिनके पास उन्नत तकनीक तक सीमित पहुंच थी। जैसे जैसे शोधकर्ताओं ने उनका अध्ययन किया, इन कांस्य वस्तुओं के डिजाइनों ने और भी सवाल खड़े कर दिए क्योंकि कई टुकड़ों में ऐसे जानवर दिखाए गए हैं जो उस क्षेत्र की किसी भी वास्तविक प्रजाति से मेल नहीं खाते। लंबे शरीर वाले जीव, मुड़े हुए सींग और मिश्रित विशेषताएं जो दर्जनों वस्तुओं पर दोहराई गई हैं, जो एक साझा प्रतीकात्मक प्रणाली या यादों का सुझाव देती है जिसे समझाने के लिए कोई लिखित स्रोत जीवित नहीं बचा है। यही वह बात है जो लुरिस्तान के कांस्य को इतना पेचीदा बनाती है। हम केवल कुछ अजीब टुकड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, हम हजारों कांस्य वस्तुओं की बात कर रहे हैं जो 20वीं शताब्दी के दौरान पुरावशेष बाजार में दिखाई दी। ये सभी कथित तौर पर एक ही क्षेत्र से थीं, सभी शिल्प कौशल का वही असाधारण स्तर दिखा रही थीं और कोई भी पर्याप्त रूप से यह नहीं समझा सकता कि बिना किसी ज्ञात शहरी केंद्र, बिना लिखित रिकॉर्ड और बिना विशेष कार्यशालाओं के साक्ष्य के एक सुदूर पहाड़ी संस्कृति ने धातु के ऐसे काम कैसे किए जो अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यताओं का मुकाबला करते थे। स्वयं शिल्प कौशल इस पहेली को और गहरा कर देता है क्योंकि ढलाई इतनी साफ और सटीक है कि आधुनिक धातु कर्मियों ने खुले तौर पर स्वीकार किया है कि सावधानी पूर्वक नियंत्रित सांचों और उस समय की भट्टियों की तुलना में अधिक तापमान के बिना ऐसे परिणाम देना कठिन है। हम ऐसी ढलाई की बात कर रहे हैं जिसमें बारीक विवरण, एक समान पतली दीवारें और जटिल रूप हैं जिनके लिए पिघली हुई धातु के प्रवाह के सटीक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। ये ऐसी तकनीकें नहीं हैं जिन्हें आप अचानक विकसित कर लें। इनके लिए पीढ़ियों के प्रयोग, सुधार और ज्ञान के हस्तांतरण की आवश्यकता होती है, जिससे यह संभावना खुल जाती है कि लुरिस्तान के कारीगरों ने ऐसी विधियों का उपयोग किया जो कभी दर्ज इतिहास तक नहीं पहुंच पाई। शायद उनके पास मोम के सांचों की अधिक उन्नत तकनीक थी, शायद उनके पास तापमान पर बेहतर नियंत्रण था, शायद उनके पास और भी प्राचीन परंपरा से विरासत में मिला धातु का ज्ञान था जिसने कोई अन्य निशान नहीं छोड़ा। कुछ वस्तुएं मामलों को और भी जटिल बना देती हैं, विशेष रूप से वे जो हैंडल घुंडियों या जुड़े हुए पुर्जों के आकार की हैं, जो किसी बड़ी चीज से जुड़े होने के लिए डिजाइन की गई लगती हैं और हालांकि आधिकारिक तौर पर अक्सर उन्हें औपचारिक वस्तुओं के रूप में बताया जाता है, लेकिन उनके आकार केवल सजावट के रूप में खारिज किए जाने के लिए बहुत अधिक कार्यात्मक और उद्देश्यपूर्ण लगते हैं।
वे उन औजारों या उपकरणों की ओर इशारा करते हैं जो अपने पीछे छोड़े गए सवालों का जवाब देने के लिए जीवित नहीं बचे। इनमें से कुछ वस्तुओं को करीब से देखें तो आपको ऐसी विशेषताएं दिखेंगी जो यांत्रिक लगती हैं, जैसे गियर, कनेक्टर और वे हिस्से जो अन्य हिस्सों के साथ फिट होने के लिए बनाए गए लगते हैं। क्या वे संगीत वाद्य यंत्रों के हिस्से थे, अनुष्ठानिक उपकरणों के घटक थे, या ऐसे उद्देश्यों के लिए औजार थे जिन्हें अब हम पहचान नहीं पाते क्योंकि तकनीक ही खो गई है? पूरी कहानी को फिर से जोड़ना और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि इनमें से अधिकांश कांस्य वस्तुओं को वैज्ञानिक खुदाई के बजाय लूटा गया था, जिससे वह सबूत खत्म हो गया जो यह दिखा सकता था कि उनका उपयोग किसने किया, उन्हें क्यों दफनाया गया या उन्हें कैसे व्यवस्थित किया गया था। यह पुरातत्व की महान त्रासदियों में से एक है। जब वस्तुओं को वैज्ञानिक रूप से उत्खनन करने के बजाय लूटा जाता है तो हम उस संदर्भ को खो देते हैं जो हमें वस्तु के बारे में उतना ही बताता है जितना कि स्वयं वस्तु। हमें नहीं पता कि ये कांस्य कब्रों से आए थे, मंदिरों से, कार्यशालाओं से या गुप्त ठिकानों से। हम उनके साथ जुड़ी अन्य वस्तुओं के बारे में कुछ नहीं जानते। हम उन लोगों के बारे में कुछ नहीं जानते जिन्होंने उन्हें बनाया, सिवाय इसके जो वस्तुएं स्वयं हमें बताती हैं, और जो वे हमें बताती हैं वह प्राचीन क्षमताओं के बारे में हमारी कहानियों के लिए गहरा संकट पैदा करती हैं। लुरिस्तान के कांस्य धातु कौशल के उस स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं जो उस क्षेत्र में तकनीक के विकास के हमारे मॉडलों में फिट नहीं होता। वे उस ज्ञान का प्रमाण हैं जो प्रकट हुआ, फला फूला और फिर गायब हो गया, केवल इन असाधारण कलाकृतियों को इस बात के गवाह के रूप में छोड़ दिया कि कभी क्या संभव था। नंबर 2, माया अंतरिक्ष यात्री की मूर्ति, मेक्सिको। लेकिन अगर ईरान की ये धातु की वस्तुएं आपको हैरान करती हैं तो तैयार हो जाइए उस चीज के लिए जो मेक्सिको में मिली थी। एक तराशी हुई मूर्ति जो किसी अनुष्ठान के बजाय किसी को जटिल मशीनरी चलाते हुए दिखाती है। इस मूर्ति को अक्सर माया अंतरिक्ष यात्री कहा जाता है क्योंकि यह सामान्य माया कला की तरह नहीं दिखती, जहां राजा सिंहासन पर बैठे होते हैं या देवता औपचारिक मुद्राओं में खड़े होते हैं। इसके बजाय यह एक छोटी आकृति को पीछे की ओर झुककर, पैर मोड़कर और हाथों को आगे की ओर करके दिखाता है, जैसे कलाकार किसी ऐसी चीज को चलाने वाले व्यक्ति को कैद करने की कोशिश कर रहा हो जो बंद और संकीर्ण हो। जो चीज इस टुकड़े को और भी अलग बनाती है वह यह है कि शरीर उन रेखाओं से ढका हुआ है जो अंगों और छाती को घेरे हुए हैं, जिससे ढीले कपड़े या गहनों के बजाय एक फिट सूट का आभास होता है। और आकृति के चारों ओर की सतह में ऐसी आकृतियां हैं जो चौकोर और संरचित महसूस होती हैं, न कि वे बहते हुए डिजाइन जो आमतौर पर माया कला में देखे जाते हैं। सिर का हिस्सा एक और अजीब दृश्य पैदा करता है, क्योंकि बड़े मुकुट के बजाय जिसके लिए माया आकृतियां प्रसिद्ध हैं, यहाँ आकार सिर के करीब बैठता है और नीचे की ओर एक चिकने मोड़ में फैला हुआ है, जैसे कि कोई हेलमेट या मुखौटा जो चेहरे के चारों ओर सील होने के लिए बना हो। समय के साथ शोधकर्ताओं ने यह समझने की कोशिश की है कि यह मूर्ति कहाँ फिट बैठती है, खासकर इसलिए क्योंकि माया कहानियों में स्वर्ग की यात्रा और अन्य लोकों से आने वाले जीवों के विचार शामिल हैं। लेकिन यह मुद्रा और बंद वातावरण अभी भी माया कला के सामान्य तरीकों से मेल नहीं खाते, और यही विसंगति इस मूर्ति को उन वस्तुओं में से एक बनाती है जो विश्वास, तकनीक और कलात्मक कल्पना के बीच असहज रूप से स्थित है। मुख्य धारा के विद्वानों के लिए यह मूर्ति बहुत समस्याग्रस्त है, क्योंकि माया कला अपने प्रतीकों के मामले में बहुत सुसंगत है। जब वे देवताओं को दिखाते हैं तो वे पहचाने जाने वाले विशेष प्रतीकों का उपयोग करते हैं। जब वे राजाओं को दिखाते हैं तो वे स्थापित परंपराओं का पालन करते हैं। यह मूर्ति इनमें से किसी भी परंपरा का पालन नहीं करती। इसकी मुद्रा किसी भी अन्य ज्ञात माया चित्रण से बिल्कुल अलग है। यह खड़ी, बैठी या घुटनों के बल नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति में है जो औपचारिक से अधिक आरामदायक या काम करने के अनुकूल लगती है।
जैसे कि शरीर देवताओं की पूजा करने के बजाय नियंत्रण यंत्रों को चलाने के लिए स्थित हो। हाथ प्रार्थना की मुद्रा में नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि वे सामने की किसी चीज को नियंत्रित कर रहे हैं, और फिर वह वातावरण है। अधिकांश माया कला आकृतियों को प्रतीकात्मक पौधों या सांपों के सामने रखती है। इस मूर्ति का बैकग्राउंड ज्यामितीय और मशीनी है। यहाँ ऐसे तत्व हैं जो ट्यूब, पैनल और कोणीय संरचनाओं जैसे दिखते हैं। स्थिति को और कठिन बनाने वाली बात उचित खुदाई के रिकॉर्ड की कमी है, क्योंकि यह मूर्ति किसी नियंत्रित खुदाई से नहीं मिली जहां इसकी स्थिति और साथ की वस्तुएं इसकी भूमिका समझाने में मदद कर सकती थीं। बिना उस जानकारी के यह टुकड़ा अपने आप में अकेला मौजूद है, उस संदर्भ से अलग जिसे पुरातत्वविद आमतौर पर यह तय करने के लिए उपयोग करते हैं कि कोई चीज प्रतीकात्मक है या व्यावहारिक। यह एक निराशाजनक पैटर्न है जो आप कई अजीब कलाकृतियों के साथ देखेंगे। वे बिना संदर्भ के दिखाई देती हैं, जिससे उनके उद्देश्य या प्रामाणिकता के बारे में बुनियादी सवालों के जवाब देना असंभव हो जाता है। नंबर 3, मायकोप का सोने का बैल, काकेशस। लेकिन अगर माया मूर्ति आपको उलझन में डालती है तो तैयार हो जाइए उस चीज के लिए जो काकेशस के पहाड़ों में मिली थी। 5000 साल पहले, जब अधिकांश समाज अभी भी पत्थर या तांबे के साधारण औजार बना रहे थे, तब सोने का एक अत्यंत बारीक बैल बनाया गया। यह मायकोप का सोने का बैल उन वस्तुओं में से एक है जो हमें दोबारा देखने पर मजबूर करती हैं। इसलिए नहीं कि यह बड़ा है, बल्कि इसलिए कि 5000 साल पहले की संस्कृति के लिए इसका शिल्प कौशल अप्रत्याशित रूप से परिष्कृत है। यह सोने की एक छोटी आकृति है, लेकिन इसका हर इंच सावधानीपूर्वक योजना दिखाता है। पीठ के साथ चिकने मोड़, सावधानी से आकार दिए गए सींग और सटीकता के साथ बनी आंखें एक ऐसी विधि का सुझाव देती हैं जो उस युग में उस क्षेत्र में मौजूद नहीं मानी जाती थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सोना कितना पतला है, जैसे कि कोई चादर जिसे तराशने के बजाय दबाव के साथ आकार दिया गया हो। यह तकनीक धातु के काम की उन शैलियों से मिलती जुलती है जो बहुत बाद में अन्य सभ्यताओं में दिखाई दी। हम सोने की पतली चादर के काम और धातु को आकार देने की उन तकनीकों की बात कर रहे हैं जो आमतौर पर स्थापित धातु परंपराओं वाली बहुत उन्नत सभ्यताओं से जुड़ी होती हैं। जिस तरह से पैर बनाए गए हैं वह यह समझने का सुझाव देता है कि धातु को बिना तोड़े कैसे मोड़ा या दबाया जाए। इस तरह के नियंत्रण के लिए प्रयोगों की एक लंबी परंपरा की आवश्यकता होती है। फिर भी मायकोप के लोगों के लिए ऐसी किसी परंपरा का बहुत कम प्रमाण मिलता है। ऐसा लगता है जैसे यह परिष्कृत ज्ञान अचानक पूरी तरह से विकसित रूप में प्रकट हो गया। यह बैल काकेशस पहाड़ों में एक कब्र से मिला था, और इसके साथ मिली अन्य वस्तुएं, चांदी के कप और सजाए गए हथियार, वही समस्या दिखाती हैं। सब कुछ उस समय रेखा के लिए बहुत उन्नत है जो इतिहासकार आमतौर पर उस क्षेत्र को देते हैं। यह दफन स्थल अचानक धातु के काम के साथ दिखाई देता है जो निकट पूर्व में हो रहे कामों का मुकाबला करता है, लेकिन बिना किसी स्पष्ट निशान के कि यह कौशल वहां कैसे पहुंचा। नंबर 4, कास्काजल का ब्लॉक, मेक्सिको। लेकिन अगर उन्नत स्वर्ण धातु विज्ञान आपको विस्मित करता है तो मेक्सिको में मिली इस चीज के लिए तैयार हो जाइए। पत्थर की एक शिला जिस पर एक ऐसी लेखन प्रणाली खुदी है जिसे कोई नहीं जानता था और जो अमेरिका में लेखन के इतिहास को सदियों पीछे धकेल देती है। कास्काजल के ब्लॉक ने पहली बार ध्यान आकर्षित किया क्योंकि यह अमेरिका के शुरुआती लेखन के इतिहास में फिट नहीं बैठ रहा था। यह एक आयताकार शिला है जो उन प्रतीकों से ढकी है जो माया, जापोतेक या किसी भी परिचित लिपि से मेल नहीं खाते थे। इसके बजाय यह उन आकृतियों का संग्रह दिखाता है जो एक ऐसी लेखन प्रणाली की लगती हैं जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। प्रतीकों में मक्के के डंठल, कीड़े, औजार और अमूर्त आकृतियां शामिल हैं जिन्हें क्षैतिज रेखाओं में व्यवस्थित किया गया है। यह डिजाइन सजावट के बजाय तुरंत जानबूझकर किए गए संचार का सुझाव देता है, खासकर इसलिए क्योंकि प्रतीक उन पैटर्न में दोहराए जाते हैं जो संरचित महसूस होते हैं, जैसे वे किसी व्याकरण पर आधारित हों।
हम 62 अलग अलग प्रतीकों की बात कर रहे हैं जो पंक्तियों में व्यवस्थित हैं, जिनमें से कुछ कई बार दिखाई देते हैं, जो आवर्ती अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस खोज ने शोधकर्ताओं के लिए एक समस्या खड़ी कर दी, क्योंकि यह ब्लॉक ओल्मेक सभ्यता से संबंधित संदर्भ में मिला था। ओल्मेक अपनी विशाल मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन बड़े पैमाने पर लेखन के लिए नहीं। इस ब्लॉक ने मेसोअमेरिकन लेखन की समय रेखा को अचानक सदियों पीछे धकेल दिया। खोज से पहले सबसे पुराना स्वीकृत लेखन 650 ईसा पूर्व के आसपास का था। कास्काजल का ब्लॉक 900 ईसा पूर्व का है, यानी लेखन को कम से कम 250 साल और पीछे ले जाता है। यह बताता है कि ओल्मेक, जिन्हें केवल कलाकारों के रूप में देखा जाता था, उनके पास एक पूरी तरह से विकसित लेखन प्रणाली थी जो अन्य संदर्भों में जीवित नहीं बची। यह पत्थर भी सड़क के काम के दौरान अचानक मिला था, जिससे इसका पुरातात्विक संदर्भ खो गया। प्रतीक इतनी आत्मविश्वास के साथ उकेरे गए हैं कि यह स्पष्ट है कि यह प्रणाली तब तक स्थापित हो चुकी थी, जिसका अर्थ है कि इसके पीछे की संस्कृति शायद बहुत पहले से लेखन के साथ प्रयोग कर रही थी। नंबर 5, जुला का कांस्य मूर्ति, आर्मेनिया। लेकिन अगर एक खोई हुई लेखन प्रणाली आपको उत्तरों के लिए उत्सुक छोड़ देती है, तो अंतिम खोज के लिए तैयार हो जाइए। आर्मेनिया की एक कांस्य आकृति जो मानवीय आकृतियों को यांत्रिक तत्वों के साथ इस तरह मिलाती है जो क्षेत्र की किसी भी झात कला शैली से मेल नहीं खाती। जुला का कांस्य मूर्ति उन वस्तुओं में से एक है जो पहली नजर में साधारण लग सकती है। हालांकि आप इसे जितना अधिक देखेंगे, यह उतना ही अधिक भ्रमित करने वाला हो जाएगा, क्योंकि इसका रूप क्षेत्र में पाए जाने वाले धार्मिक चित्रों या दैनिक औजारों से मेल नहीं खाता। यह कांस्य से बनी एक छोटी आकृति है और इसका शरीर सरल, लगभग ज्यामितीय आकृतियों से बना है। लंबे पैर, एक संकीर्ण धड़ और एक मोटा सिर, जबकि इसके हाथ एक तिपाई या फैले हुए अंगों की तरह बाहर की ओर निकले हुए हैं। यह पूरी वस्तु एक मानवीय मूर्ति के बजाय एक निर्मित उपकरण जैसी अधिक दिखती है। सबसे हैरान करने वाली विशेषता मानवीय और गैर मानवीय तत्वों का मिश्रण है। सिर में एक चेहरा है, जबकि निचले हिस्से में एक ऐसी संरचना है जो यांत्रिक महसूस होती है, जैसे कलाकार किसी व्यक्ति को स्टैंड या विस्तारक पुर्जों के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। ढलाई की गुणवत्ता और भी सवाल उठाती है, जो नियंत्रण का एक ऐसा स्तर दिखाती है जो दर्शाता है कि उस क्षेत्र के कारीगरों को कांस्य को गर्म करने और उसे आकार देने की गहरी समझ थी। हालांकि उस कौशल के विकास को दिखाने के लिए बहुत कम कुछ बचा है। यह मूर्ति एक कार्यशाला परंपरा का संकेत देती है जो चुपचाप अस्तित्व में थी और फिर गायब हो गई। यह प्राचीन सोच और अभिव्यक्ति की विविधता के बारे में क्या बताती है? हम प्राचीन संस्कृतियों को एक सुसंगत प्रतीक प्रणाली के रूप में सोचते हैं, लेकिन इस तरह की कलाकृतियां बताती हैं कि वहां कहीं अधिक प्रयोग और विविधता थी। ये पांचों खोजें लुरिस्तान के कांस्य, माया अंतरिक्ष यात्री, मायकोप का बैल, कास्काजल का ब्लॉक और जुला की मूर्ति प्राचीन क्षमताओं के बारे में हमारी धारणाओं के लिए बुनियादी चुनौतियां हैं। उनमें से प्रत्येक उस परिष्कार को प्रदर्शित करता है जो अनपेक्षित स्थानों या समय में बिना किसी स्पष्ट विकास पथ के प्रकट होता है। सामूहिक रूप से वे मानव अतीत की एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जो हमारी पाठ्य पुस्तकों की तुलना में बहुत अधिक जटिल और कम समझी गई है। वे सुझाव देते हैं कि ज्ञान चक्रों में उत्पन्न हो सकता है, पनप सकता है और गायब हो सकता है। ये वस्तुएं वैज्ञानिकों को इसलिए निशब्द कर देती हैं क्योंकि प्रत्येक संभावित स्पष्टीकरण के लिए हमें अपनी बुनियादी मान्यताओं पर पुनर्विचार करना पड़ता है।